नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था और इसमें जिन जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे वे रहेगा बेरोजगारी, हरित क्रांति, संसाधन के रूप में मानव, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र। देखिए कल जो वीडियो आई थी बहुत ही पॉलिटी से रिलेटेड और उसमें हमने बात की थी पंचायती एवं शहरी जो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय जो शासन व्यवस्था उस पर हमने बात की थी। आज बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे सारे। ये सारे ही प्रश्न देखिए जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें जो सारे चैप्टर्स हैं उसी में से जो सारे प्रश्न लिए गए हैं और आपको देखिए प्रश्न के आंसर इस तरीके से बताए जाएंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन कर आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने वो पूरा ही चैप्टर खुद से वो पढ़ लिया हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते देखते हैं पहला प्रश्न। और देखिए आपका शुरू में ही एक प्रश्न रहेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट जरूर कीजिए, आगे ये प्रश्न इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि जब मानव संसाधन को, देखिए इसमें आपने बताना जी, आपको दो कथन दे रखे हैं, आपने बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोनों सत्य है या कोई भी सत्य नहीं है, या एक सत्य है दूसरा सत्य, ठीक है। तो देखिए पहला कथन है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो पहला कथन है। दूसरा कि मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। तो आपने बताना कि उपरोक्त कथन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य। तो अब आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी दी जाएगी। देखिए जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सीय सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अच्छे स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। तो जो पहले जो हमने प्रश्न किया उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी आंसर की। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो आपको पता है कि तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बात की जा रही है यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है, तो ये आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। वानिकी, पशुपालन, व्यापार एवं परिवहन, खनन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा तो क्या क्या शामिल है, एक भी शामिल है, दो भी शामिल है और चार भी। व्यापार एवं परिवहन इसमें नहीं आएगा, ये आएगा तृतीय क्षेत्र में। तो देखिए एक, दो और चार इसके सही आंसर रहेंगे। तो देखिए विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन शामिल। देखिए प्राथमिक क्षेत्र वे क्षेत्र का है जो कि अन्य क्षेत्र यानी द्वितीय, तृतीय के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, जिनसे हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे वो सारे। तो कौन कौन से शामिल है तो जी आपने देख लिया। देखिए और द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, उत्खनन और विनिर्माण, उत्खनन और विनिर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित। तो देखिए तो तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा तो वे क्या रहेगा, वे रहेगा एक, दो, तीन और चार। तो देखिए आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं, यानी कि एक, दो, तीन और चार, यानी कि बी निर्माण नहीं आएगा। वो आपको पता है वो किस क्षेत्र में आएगा, वो द्वितीय क्षेत्र में, जो कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस आर्थिक क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। ऊपर कही गई बात किस प्रकार की आर्थिक क्रिया के संदर्भ में कही गई है, तो ये कही गई है बाजार क्रियाओं के संदर्भ में, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। जे क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं, जे क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। देखिए बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। तो जिनका देखिए वेतन लाभ के उद्देश्य से, क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें बाजार क्रियाएं कहते हैं। और जिनका ऐसी क्रियाएं जिनका जो उत्पादन है अपने ही
उपभोग के लिए किया जाता है, अपने ही जीवन यापन के किया जाता है, उसे कहते हैं गैर बाजार क्रियाएं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर भी रहेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया गया, किसमें? सर्व शिक्षा अभियान। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए वर्ष 2001 में इसे घोषित किया गया, यानी कि इस अभियान की घोषणा हुई। और ये शुरू कब किया गया? 2001-2002 में, यानी कि 2000 में इसकी घोषणा और 2001 में इसकी शुरुआत की गई। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। तो ये इसका मूल उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम एवं स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, यानी कि बच्चों की जो संख्या है उसको प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को बढ़ाना। तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रमों का प्रारंभ किया गया, जिनका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु से है? तो 1 वर्ष से कम शिशु की मृत्यु को क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस प्रश्न की, इस आंसर की। तो देखिए शिशु मृत्यु दर के बारे में तो आपको बता दिया। जन्म दर से देखिए अभिप्राय एक विशेष अवधि में, एक विशेष समय सीमा में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है, उसे कहते हैं जन्म दर। और शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो 1 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि आपको जो कथन दिया गया है ये किस तरह की बेरोजगारी को परिभाषित करता है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? यानी कि जो 4 कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो कथन बी। यानी कि बेरोजगारी का मतलब क्या, उसकी परिभाषा क्या? तो उसकी परिभाषा है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो उसे हम किस कैटेगरी में रख देते हैं? कि बेरोजगार। जब बेरोजगारी की कैटेगरी में वो फिर आएगा। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? तो 15 से 59 वर्ष के लोगों को श्रम बल जनसंख्या में कहा जाता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है। तो ये भी आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। नेक्स्ट की प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, उसका अर्थ क्या रहता है? तो देखिए ये प्रश्न बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं। देखिए किसी कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं लेकिन उसको अधिक व्यक्तियों द्वारा करना तथा उत्पादकता में कोई वृद्धि ना होना, उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये आप याद रखेंगे ऑप्शन सी। तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, यानी काम करते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उनकी सीमांत उत्पादकता यानी कि उनकी जो आउटपुट होती है वो शून्य होती है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखी जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में ऐसी बेरोजगारी सामान्यतः देखी जाती है। तो लिख भी रखा गया इसका प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। इन 3 लोगों के द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः 3 लोग प्रच्छन्न रूप से नियोजित हैं, यानी कि प्रच्छन्न रूप से वो काम करते हुए प्रतीत हो रहे हैं लेकिन उनकी आउटपुट क्या है? 0। तो ये आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ ये समझाया गया। देखिए नेक्स्ट कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट कि मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो इससे नाम से पता है मौसमी। देखिए जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है, किस कौन सी बेरोजगारी का जो प्रकार है? तो मौसमी बेरोजगारी। अब देख लेते हैं मौसमी बेरोजगारी क्या है। देखिए मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य है कि जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब जोताई, बुआई, कटाई, गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। तो अब आई होप आपको जो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो समझ आ चुका होगा। तो
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन से कारक आवश्यक हैं? तो ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन से कारक, जाने कि किसी भी सेवा जब वस्तुओं को उत्पादन करनी आपको कौन कौन से कारक आपके लिए आवश्यक हैं? तो ये चारों ही, तो ये जाने कि ये चारों ही उपरोक्त सभी। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार कारक आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, खनिज आदि। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है, तो दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की तीसरी आवश्यकता है, श्रमिकों की। और तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी की, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। चौथे स्थान पर आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे अब क्या कहते हैं? मानव पूंजी। तो ये चारों ही, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, आपको वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक हैं। नेक्स्ट है कि उत्पादन के कारक से संबंधित भौतिक पूंजी के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर आपने विचार करना है। तो आपने बताना कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत दो मदें आती हैं, स्थायी पूंजी एवं क्रियाशील पूंजी। नेक्स्ट है कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीन एवं भवन को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तीसरा है कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कच्चा माल और नगद मुद्रा को स्थायी पूंजी कहते हैं। तो देखिए साहब, स्थायी पूंजी क्या रहती है? यानी कि जो स्थायी है, जिसका आप यूज़ बार बार करेंगे। जैसे मशीन, मशीन क्या है? स्थायी। लेकिन जहाँ पे क्या लिख रखे जे कार्यशील पूंजी, तो ये क्या हुआ? गलत। देखिए मुद्रा कैसे हो सकती है? मुद्रा आज आपके पास है, मुद्रा तो आपको पता है कि क्या है? जे कार्यशील, आज है कल नहीं है। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए इसका केवल पहला ही कथन सत्य है। इसका क्या है? पहला ही कथन सत्य है, यानी कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत दो मदें आती हैं। कौन कौन सी? यानी कि एक होती है स्थायी पूंजी और दूसरी होती है क्रियाशील पूंजी। अब स्थायी पूंजी क्या होती है, क्रियाशील पूंजी क्या होती है, हम देखते हैं। देखिए औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक आप प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी। जबकि उत्पादन के दौरान कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है तथा इस कच्चे माल एवं जरूरी माल खरीदने तथा उसका भुगतान करने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है, अतः कच्चे माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुई। दूसरा कि हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उपज वाले बीजों HIV का प्रयोग किया। तीसरा कि हरित क्रांति के दौरान गेहूं एवं चावल की खेती पर अधिक जोर था। अब आप देखते हैं, तो देखिए सारे ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। अब थोड़ा हम डिटेल में हरित क्रांति के बारे में देखते हैं। तो देखिए 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने, मैंने आपसे पूछा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को। तो अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए। देखिए सबसे ज़्यादा जो पैदावार बढ़ी हरित क्रांति क्या हो, तो वो गेहूं की बढ़ी। हरित क्रांति का देखिए मुख्य प्रभाव गेहूं एवं धान की खेती पर दिखाई पड़ता है। परंपरागत बीज की तुलना में मैंने HIV बोल दिया गलती से, H/V बीजों से एक ही पौधों से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। नेक्स्ट है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से था। तो देखिए ऑप्शंस आपको सामने दे रखे हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत के संदर्भ में 1966-67 की नई कृषि नीति, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, का प्रभाव संपूर्ण भारत में ना होकर पंजाब, हरियाणा। तो देखिए प्रश्न आप इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में था? ऐसा इस तरीके से आपको एक और अलग ऑप्शन दिया जा सकता है कि क्या ये कथन सत्य है या नहीं। कथन ऐसा होगा कि हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में देखा गया, जो संपूर्ण भारत में था, लेकिन संपूर्ण भारत में ना होकर पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सीमित क्षेत्रों में रहा, जहाँ के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी देखिए इससे प्रश्न बन सकते हैं, लगभग सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। तो देखिए जे आगे भी अगर इन टॉपिक से नेक्स्ट अगर कोई भी जो NCERT का नेक्स्ट कोई जो चैप्टर रहेगा, उसमें भी अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे, अगर पूछे गए होंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो प्रश्न में ऐड कर लूँगा।
तो आई होप आपको एक देखिए इन टॉपिक्स के बारे में एक समझ बनी होगी, एक बेस बना होगा और आपको अच्छी तरीके से प्रश्न जो समझ में आए होंगे। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह की वीडियो आगे भी आती रहेंगी। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको मिलती रहे।